गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, Good sir. evening, sir. Good evening, गुड इवनिंग sir. ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्क्रीन विजुअल है आप सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा पहले हम लास्ट क्लास का डिस्कशन कर लेते थे कि लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर मोशन पे, जब भी कोई व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ पे टर्न लेता है, किसी भी व्हीकल के लिए जो एक सर्कुलर पाथ पे टर्न लेता है, तो उसके लिए तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी। या तो जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल रोड जब होता है, ये केस यहाँ पे जब टर्न लेते हुए जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल है, तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ लगेगा। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r प्रोवाइड कराएगा। और इसकी वजह से यहाँ पे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली कि मैं वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो उस सर्कुलर पाथ को कवर कर सकता है, इट इज μ√μg r के बराबर हमें मिलती थी। बच्चों ये बात क्लियर है आपके? आप चाहे तो इस चीज को अवॉइड कर देंगे कि एफ की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम। डायरेक्ट आप ये देखिएगा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। और अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है बेसिकली? इट इज μn। सो μn इज इक्वल टू mv²/r। और यहां से ही वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चों? म्यू एन की वैल्यू mg है इस केस में, ऊपर हम देख सकते हैं n इक्वल टू mg आ रहा है, तो म्यू n विल बी इक्वल टू म्यू mg, एंड दिस म्यू mg विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड यहां से v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू आर जी के बराबर। क्लियर है बच्चों बात? तो हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है? अंडरूट म्यू आर जी के बराबर होने वाली है। यस और नो? बोलिए बच्चों। हॉरिजॉन्टल रोड के लिए मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी? √μr के बराबर हो जाएगी। बताइए हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस। चलिए सेकंड केस हमने लिया था बच्चों बैंक्ड रोड का। अब रोड को क्या किया हमने? रोड को हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे बैंक कर दिया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रोड की बैंकिंग हमने कर दी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है इधर, mg लग रहा है इधर, और इसकी टेंडेंसी टू स्लिप इधर रहेगी। यहाँ पे n को और f को, नॉर्मल रिएक्शन को और फ्रिक्शन फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग रिजोल्व कर दिया। और जब मैंने नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग रिजोल्व किया, तो मुझे दो इक्वेशन मिली। एक इक्वेशन मिली वर्टिकल फोर्सेस के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे n cos थीटा ऊपर की तरफ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में f sin थीटा और mg मिला। सो n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। सेकंड अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स मुझे मिला n sin थीटा प्लस f cos थीटा। और यही नेट फोर्स n cos थीटा प्लस f sin थीटा क्या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा बच्चों? Yes. बोलिए। तो यस सर। यहां अगर ये नेट फोर्स n sin थीटा प्लस f cos थीटा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे प्रोवाइड करा रहा है, तो इसके लिए मैक्सिमम वेलोसिटी मैंने दोनों इक्वेशन को पुट करके यूज करते हुए डायरेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे मिली rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा रेज टू पावर 1/2। क्लियर है बच्चों बात? ये केस हो गया मैक्सिमम वेलोसिटी जब मैंने रोड को किसी थीटा एंगल पे बैंक कर दिया। और जब रोड को बैंक कर दिया तो आप कंपेयर कर सकते हैं, एक ये केस जब रोड हॉरिजॉन्टल था और केस जब रोड को बैंक कर दिया, दोनों केसेस में v डिफरेंट आ गया और v डिफरेंट आ गया। एक्चुअली v को चेक करोगे तो थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू के लिए tan थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग ये मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू बैंक्ड रोड के लिए v मैक्स की वैल्यू बैंक्ड रोड के लिए बढ़ जाती है। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. यस।
बैंक रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। चलिए, बैंक रोड के लिए एक और कंडीशन आ गई। बैंक रोड में हमें मैक्सिमम वेलोसिटी तो मिल गई कि आप ज्यादा स्पीड पे भी टर्न ले सकते हैं, पर बैंक रोड पे एक कंडीशन और लग गई मिनिमम वेलोसिटी की, कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपकी जरूर होनी चाहिए टू क्रॉस द टर्न। और वो मिनिमम वेलोसिटी क्या आ जाएगी बच्चों? वो मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है बच्चों? डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इनके ऑल दो नीट में क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं बच्चों, पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाते हैं डेरिवेशन वगैरह के। ठीक है, तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ऊपर वाले पार्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए। जो थर्ड केस हमने कहा कि मान लीजिए फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर के लिए फोर व्हीलर खुद को बेंड नहीं कर सकती तो रोड को बेंड कर दिया। अब टू व्हीलर जो है, टू व्हीलर तो खुद को बेंड कर सकती है। अगर टू व्हीलर खुद को बेंड कर देती है, लेवल्ड रोड से खुद को बेंड कर देती है वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे, तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो क्या हो जाएगी? अंडर टेन थीटा आर जी के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों कुल मिला के ये तीन केस बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेवल रोड के लिए, एक बैंक्ड रोड के लिए, और एक साइकिलिस्ट या मोटरसाइकिलिस्ट के लिए जो कि हॉरिजॉन्टल रोड पे बेंड हो जाता है। तीनों के लिए मैक्सिमम स्पीड हमें अलग अलग मिल जाती है, अलग अलग फॉर्मूलों से मिल जाती है। जैसे हॉरिजॉन्टल रोड के लिए बात करें तो हॉरिजॉन्टल रोड के लिए इट इज वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या था बच्चों बताइए? हॉरिजॉन्टल रोड के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन टर्न इज, बोलिए। सर म्यू आर जी। म्यू आर जी। ठीक है, और अगर बैंक्ड रोड है, बैंक्ड रोड के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू आर जी। देखो आर जी फैक्टर सब में आ रहा है, आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा रेज टू पावर 1/2 या अंडर रूट। ये बैंक्ड रोड के लिए आ गया। और अगर हम बात करें कि साइकिलिस्ट किसी वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे बेंड हो जाता है, तो उस केस के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी टेन थीटा आर जी। तो अंडर रूट आर जी तो तीनों जगह सेम है, एक केस में म्यू आ गया, एक केस में टेन थीटा आ गया, और बैंक्ड रोड के लिए म्यू और टेन थीटा दोनों आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों बात? ये तीन केस हो गए हमारे सर्कुलर मोशन पे या किसी सर्कुलर पाथ पे टर्न के लिए। तीनों केसेस क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस। चलिए, Yes, अब sir. आज हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड। वो सिस्टम जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द इट इज द it is the system it is the system with respect to which it is the system with respect to which the position or the motion of an object is represented। बच्चों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फर्स्ट वन इज inertial frame of reference, inertial
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? वह फ्रेम जो या तो रेस्ट पे हो, वो फ्रेम या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। द फ्रेम विच इज इन रेस्ट, या तो वो रेस्ट पे हो या फिर किस फॉर्म में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो बेटा। तो ऐसा फ्रेम क्या कहलाएगा? ऐसा फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? वो फ्रेम या तो रेस्ट कंडीशन पे हो या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में हो, ऐसा फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। सेकंड होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा था है? द फ्रेम विच इज एक्सिलरेटिंग। एक ऐसा फ्रेम जो या तो एक्सिलरेट कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो, या तो एक्सिलरेट कर रहा हो या फिर वो रोटेट कर रहा। फ्रेम विच इज एक्सिलेटिंग और रोटेटिंग इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आए दो बात? एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम होता है जो या तो रेस्ट कंडीशन पे हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? वो फ्रेम जो या तो एक्सेलरेट कर रहा हो या फिर रोटेट कर रहा हो। बच्चों बच्चों यहां तक की बात समझ में आई आपको? Yes, sir. यस। अब हम इन दोनों फ्रेम्स को क्यों पढ़ रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम को और नॉन इनर्शियल फ्रेम को पढ़ क्यों रहे हैं? देखो बच्चों, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं, फर्स्ट सेकंड और तो न्यूटन के जो लॉ है बच्चों, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो एप्लीकेबल होते हैं। न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो एप्लीकेबल होते हैं, बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे वो जनरली एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अगर हमें न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है, न्यूटन के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? उस ऑब्जेक्ट पे एक फिक्टिटियस फोर्स, या जिसे हम कहते हैं सुडो फोर्स, अगर न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई करना है तो ऑब्जेक्ट पे एक सुडो फोर्स अप्लाई करते हैं। और वो सुडो फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उस बॉडी पे एक सुडो फोर्स लगा देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलिए, तो सुडो फोर्स के बारे में हम लिख देते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझने की और कोशिश करेंगे कि सुडो फोर्स क्या होता है। वर्ड सुन रखा होगा आपने बच्चों सुडो फोर्स के बारे में। Yes, sir. If a body is placed, pseudo force, if a body is placed in non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference, if a body is placed in non-inertial frame of reference, it experiences an additional force. It experiences an additional force. It experiences an additional force opposite to the acceleration of frame. Opposite to acceleration of frame. तो फ्रेम जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उसी फोर्स को हम कहते हैं सुडो फोर्स। सो
the body experience an additional force opposite to the acceleration of frame is called the pseudo force. The pseudo force. तो ये हो जाएगा pseudo force, और जो ये pseudo force हो जाएगा बच्चों, this pseudo force is equals to minus a m a, किसके बराबर हो जाएगा ये? m माइनस m a के बराबर. a क्या है? a is the acceleration of non inertial frame of reference. एक्सेलेरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस होगा बच्चों. क्लियर है बात? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. चलिए वापस से पूरी पिक्चर को दोबारा से समझते हैं. अभी हमने थ्योरी पढ़ ली, वापस से पूरी पिक्चर को दोबारा से समझो. मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, मान लीजिए ये एक लिफ्ट है. ये एक लिफ्ट हो गई बच्चों, और लिफ्ट के अंदर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है. लिफ्ट के अंदर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, और आप इस लिफ्ट के अंदर ये यहाँ पे खड़े हुए हो. आप लिफ्ट के अंदर यहाँ पे खड़े हुए हो बच्चों. आप अगर इस ब्लॉक को देखोगे तो क्या लगेगा आपको? लिफ्ट के अंदर आप खड़े हो तो क्या आपके लिए इस ब्लॉक पे दो फोर्स लगेंगे? एक एन लग जाएगा ऊपर की तरफ, और एक mg लग जाएगा नीचे की तरफ. यस और नो? Yes, sir. यस. आपके लिए, आप लिफ्ट के सिस्टम में हो तो आपके लिए एन लग जाएगा ऊपर की तरफ और mg लग जाएगा नीचे की तरफ, और आप कह दोगे साफ साफ कि n इक्वल्स टू mg है भाई. यही कहोगे आप? यस और नो? यस सर. यस. अब आपका फ्रेम क्या है यहाँ पे? योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज लिफ्ट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज लिफ्ट. चलिए अब मान लीजिए कि ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है. ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है. बच्चों आप लिफ्ट के अंदर हो, आपको पता चलेगा कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है. अगर आप लिफ्ट के फ्रेम में है तो क्या आपको पता चल रहा है कि ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ? जैसे आप पृथ्वी पे हैं, अर्थ पे हैं, अर्थ रोटेट कर रही है, क्या आपको पता चल रहा है कि अर्थ रोटेट हो रही है? No, sir. नो. तो पर अगर आप एस्ट्रोनॉट या स्पेस स्टेशन में जाते हैं, कहीं अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो आपको वहां से देखोगे तो आपको वहां से लग जाएगा कि ये अर्थ तो रोटेट हो रही है. यस और नो? यस सर. यस. उसी तरह मान लीजिए, तो आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आप इस फ्रेम में हो, ठीक है जी. पर अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो उसको तो पता चल रहा है कि भाई ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है. अब वो कैलकुलेशन करेगा. आपके लिए तो कैलकुलेशन क्या होगी? n इक्वल्स टू mg. बट उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगी? देखो उसके लिए जो ये लिफ्ट है ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. ये ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया. नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों हो गया? क्योंकि क्या ये फ्रेम, जो लिफ्ट वाला फ्रेम है, क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है बच्चों? Yes, sir. यस. ये एक्सेलरेट कर रहा है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब ये जो ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, उसके लिए लिफ्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ब्लॉक पे एक फिक्टिटियस या सुडो फोर्स लगेगा. तो जब ये कैलकुलेशन करेगा तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इसके लिए कैलकुलेशन हो जाएगी कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन एन एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, ये mg एक्ट करेगा नीचे की तरफ, और क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट हो रही है तो इसमें सुडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा. कितना लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सुडो फोर्स? इट विल बी इक्वल्स टू ma. भाई ये a ऊपर की तरफ है तो इसमें सुडो फोर्स ma नीचे की तरफ लग जाएगा. तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसके लिए n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg प्लस ma हो जाएगा, और n इक्वल्स टू हो जाएगा mg प्लस
ए के बराबर। यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस। तो एक्चुअल कैलकुलेशन तो इसकी है। हमने जब लास्ट क्लासेस में पढ़ा था व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस या व्हाट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, तो एक्चुअल नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड देगा वो क्या दे देगा, n इक्वल्स टू एम जी प्लस ए के बराबर दे देगा। ये चीज पढ़ी थी हमने। यस और नो? Yes. यस। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड पे ये एक ट्रॉली है, हॉरिजॉन्टल रोड पे ये एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली मूव कर रही है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे एक ब्लॉक इसके साथ लगा हुआ है, ये एक ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है। ये जो सरफेसेस है ये सारी की सारी सरफेसेस, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। एक सेकंड बच्चों, नहीं स्मूथ नहीं रखते हैं, ठीक है, स्मूथ नहीं रखना है। चलिए ये एक ट्रॉली है और ये यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक इस पे लगा हुआ है। ये जो सिस्टम है ट्रॉली का और इसका, ये राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलेरेशन ए इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो सिस्टम है ये एक्सेलरेट कर रहा है किस एक्सेलेरेशन से, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, फाइंड द minimum value of mu या find the value of mu, find the value of mu। mu क्या है, the coefficient of friction between this surface and this block m। तो यहाँ पे mu की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, find the value of mu so that the block moves with the cart। म्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये इस कार्ट के साथ कंटिन्यूअसली मूव करे विदाउट स्लिपिंग। समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन? क्या हमें दिया हुआ है, एक कार्ट दी हुई है एम मास, कैपिटल एम मास की, और उस कार्ट के आगे स्मॉल एम मास का एक ब्लॉक लगा दिया है। जो कार्ट की सरफेस है और ब्लॉक की सरफेस है उसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये जो सिस्टम है ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सिलरेट कर रहा है। ठीक है, म्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये ब्लॉक एम यहाँ पे बिना स्लिपिंग के आगे चलता रहे, सिस्टम के साथ चलता रहे। तो देखिएगा अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर आप ट्रॉली पे हैं तो इस एम ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग जाएंगे, इस एम ब्लॉक पे बताइएगा। क्या इसका वेट mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. सिंस ये m और ये स्मॉल m, कार्ट और ब्लॉक दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या यहाँ पे कार्ट इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन n लगा देगी। उसके अलावा sir. Yes, sir. सिंस लोग Pseudo force. वर्टिकली डाउनवर्ड जाने की, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट की वजह से नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता होगा, तो क्या इसकी वजह से इस पे ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा? बोलिए। Yes, sir. Yes, Yes. sir. अच्छा, एक और चीज, अब अगर हम सिस्टम को देखें तो ये पूरा का पूरा एक्सिलरेट कर रहा है, तो क्या हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, और नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो इस ब्लॉक एम पे क्या एक सुडो फोर्स लगना चाहिए बच्चों। Yes, sir. और सुडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, The normal के sir opposite direction. नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सुडो फोर्स लग जाएगा इधर की डायरेक्शन में। सुडो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, क्या सुडो फोर्स M की है। वैल्यू m इंटू 20 के बराबर हो जाएगी? Yes, sir. यस। चलिए अब क्या है, पूरा का पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और ब्लॉक अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स को कर दो इक्वेट। सो n इज इक्वल्स टू m इंटू 20। यस, फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन F इज इक्वल्स टू mg। F की वैल्यू क्या होती है बच्चों, म्यू n के बराबर होती है। सो इट विल बी म्यू इनटू m की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू
m into 20, it will be equals to mg. yes or no बच्चों? यस सर। यस। चलिए, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू विल बी इक्वल्स टू g बाई 20। g की वैल्यू है 10, ये आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू 0.5। सो फॉर द 0.5 वैल्यू म्यू इक्वल्स टू 0.5, ये ब्लॉक इस कार्ड के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रेगुलरली मूव करता रहेगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस। चलिए, तो इस तरीके से नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर न्यूटन के लॉ लगाने हैं F इक्वल्स टू ma, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? एक सुडो फोर्स अप्लाई करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है जो एक्सेलरेट कर रहा हो। तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस भी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, हमें उस सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में एक सुडो फोर्स लगा देना है। कितना फोर्स लगेगा? m इंटू ए के बराबर सुडो फोर्स लग जाएगा। इज इट ओके बच्चों? सर सर यहाँ पे सर स्यूडो फोर्स सर है क्या सर? ए है? सुडो फोर्स बच्चों एक फिक्टिटियस फोर्स हो गया, एक तरीके से एक काल्पनिक फोर्स हो गया। कि अगर मान लीजिए आपको न्यूटन के लॉ लगाने हैं, देखो यहाँ पे अगर आप पहले यहाँ पे चलते थे, तो अगर न्यूटन का, अगर आप बाहर से देख रहे हो, इस लिफ्ट को बाहर से देख रहे हो, तो भाई n बराबर mg नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है। पर यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक सुडो फोर्स लगा देंगे। अब न्यूटन का नियम यहाँ पे लग जाएगा। पहले n बराबर mg नहीं था, क्योंकि n बराबर mg करते तो ये गलत चीज थी। पर अगर हमें सही करना है, तो ये सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम जिस भी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर रहा है, उसको एज ए सुडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। अपोजिट डायरेक्शन में देते ही न्यूटन के नियम लग जाएंगे। न्यूटन का नियम क्या कहता है? नेट फोर्स निकाल दो, नेट फोर्स ma के बराबर कर दो। हाँ या ना? यहाँ पे अभी आप ओके नेट फोर्स नहीं निकाल सकते बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है? ओके सर। ओके। चलिए, नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चों आपका टू ब्लॉक सिस्टम वाला पार्ट रह गया था हमारे, वो हम कर देते हैं। टू ब्लॉक सिस्टम, देखो टू ब्लॉक सिस्टम सिंस हमारी बुकलेट में है, और उसके एक या दो क्वेश्चन आपको बुक में मिल भी जाएंगे बच्चों, तो इस मैनर में हमारा उसका पढ़ना जरूरी है। पर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टू ब्लॉक सिस्टम के पिछले कई सालों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है? टू ब्लॉक सिस्टम का पिछले कई सालों में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप AITS के पर्पज से उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? एक बार के लिए अपनी नॉलेज को एनहेंसमेंट करने के लिए। पर नीट के पर्पज से वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहेगा। तो ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है और वो इसको स्किप करना चाहता है, तो स्किप कर सकते हो बच्चों। ठीक है? चलिए, समझता हालांकि आसान है चीजें, देखिएगा। टू ब्लॉक सिस्टम, Sir, can you please scroll the screen? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट करेंगे? आप क्या कहना चाह रहे हैं? Sir, please scroll the screen once. ऊपर करूं मैं? Yes, sir. लीजिए बेटा। Sir, done. ओके बेटा। चलिए, टू ब्लॉक सिस्टम की हम बात कर रहे थे। मान लीजिए ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक रखे हुए हैं। ये पहला ब्लॉक, और इस ब्लॉक के ऊपर ये दूसरा ब्लॉक। ये जो लोअर ब्लॉक है, इसका मास मान लेते हैं हम, लोअर ब्लॉक का मास m1 है बच्चों, और अपर ब्लॉक का मास m2 है। ये m1 मास है, ये m2 मास है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ ब्लॉक m1 एंड m2 इज म्यू।
तो M1 और M2 की सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और M1 के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? स्मूथ सरफेस होती है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है? 0। 0। ठीक है, तो फ्रिक्शन केवल M1 और M2 के बीच में है। ठीक है, अब अगर इस सिस्टम को मुझे मूव कराना है तो मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा। बच्चों, जो फोर्स है वो दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम फोर्स M1 ब्लॉक पे अप्लाई कर सकते हैं, या हम फोर्स M2 ब्लॉक पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग केस बन जाते हैं। मान लेते हैं पहले हम फोर्स M1 ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं और फिर फोर्स M2 ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं। चलिए, दोनों कंडीशंस को मैं एक साथ लेके चलता हूं। ये पहले मैंने फोर्स लगा दिया M1 ब्लॉक पे टू मूव इट, और फिर मैंने फोर्स लगा दिया M2 ब्लॉक पे टू मूव द सिस्टम। चलिए, अब ये सिस्टम कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा बच्चों, सिस्टम का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। सिस्टम हो सकता है कंबाइंडली एक साथ चले, या हो सकता है इनके बीच में रिलेटिव मोशन भी हो, कुछ ना कुछ स्लिपिंग भी हो। ठीक है, समझ में आ रही है? दो बात हो सकती है, या तो दोनों ब्लॉक M1 और M2 एक साथ चल सकते हैं, या दोनों ब्लॉक सेपरेटली अलग अलग वैल्यू से अलग अलग तरीके से चल सकते हैं। हाँ या ना? यस सर। यस। Yes, sir. चलिए, तो पहले सिस्टम के लिए देखते हैं, जब हमने जो फोर्स है वो लोअर ब्लॉक पे लगाया था। और बच्चों, जब फोर्स में लोअर ब्लॉक पे लगाता हूं तो यहां से सबसे पहले फोर्स की वैल्यू चेक करूंगा। अगर मैंने जो अप्लाइड फोर्स है वो लोअर ब्लॉक पे लगाया है, और जो फोर्स अप्लाई किया है द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स इज लेस देन इक्वल टू, अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू म्यू M1 प्लस M2G, इसके म्यू M1 प्लस M2G से छोटी या इसके बराबर होगा, तो बच्चों जो दोनों के दोनों ब्लॉक है, अब ये फिक्स वैल्यू है बच्चों, डायरेक्ट याद रखने की आवश्यकता है हमें, इनके डेरिवेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अगर जो अप्लाइड फोर्स है वो म्यू M1 M2G से छोटा या इसके बराबर है, तो बोथ द ब्लॉक्स will move together, both block will move together, और दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे? तो बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू, किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे? a विल बी इक्वल्स टू f अपॉन M1 प्लस M2। बच्चों, दोनों ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे? F अपॉन M1 प्लस M2। और ये जो एक्सेलरेशन आएगा F अपॉन M1 प्लस M2, इस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी बच्चों म्यू जी के बराबर, जो कि हमने जिस दिन भी निकाली थी। हालांकि हम डायरेक्ट याद रख लेते हैं कि अगर मैं लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाता हूं और इस फोर्स की वैल्यू म्यू M1 M2 जी से छोटी हुई, तो क्या होगा? दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे और वो एक्सेलरेशन होगा F अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर। और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, उस एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू mg के बराबर हो सकती है। तो एक केस तो ये हो गया कि जब अप्लाइड फोर्स है ये म्यू M1 प्लस M2G से छोटा या बराबर हो सकता है अप्लाइड फोर्स बच्चों इससे बड़ा हो। हाँ या ना? अगर अप्लाइड फोर्स म्यू M1 प्लस M2G से बड़ा हुआ, तो इस केस में क्या होगा? अब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे। दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे तो किस तरीके से मूव करेंगे? देखिए, देखो बच्चों, होता क्या है बेसिकली, अगर यहाँ पे हम देखें ज्योमेट्री ऑफ फिगर, तो ये पहला ब्लॉक, एक सेकेंड रुक जाइए, ये पहला ब्लॉक M1, ये दूसरा ब्लॉक M2, ये M1, ये M2। बच्चों, M1 पे आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रखा है। अब क्या होगा? देखो, जैसे ही F की वैल्यू म्यू M1 M2 G के बराबर होगी, देखो फ्रिक्शन फोर्स M2 पे जो लगने वाला था, क्या M2 पे फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा? हाँ या ना? बताइए। M2 पे फ्रिक्शनल Yes, फोर्स sir. किधर लगेगा? आगे की तरफ। और M1 पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ।
देखो M2 पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है M1 और M1 पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है M2। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होते हैं बच्चों, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो M1 ने M2 पे लगाया, M2 ने M1 पे लगाया, M1 ने M2 पे आगे की तरफ लगाया तो M2 ने M1 पे पीछे की तरफ लगाया। ठीक है बच्चों, तो M1 को मूव कराने वाला, सॉरी M2 को मूव कराने वाला कौन है, केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स है। और M2 को अगर केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स मूव करा है तो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, F max इज इक्वल टू, क्या म्यू M2G के बराबर होता है बच्चों, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, बताइए। यस सर। यस, एफ मैक्स इक्वल टू म्यू M2G के बराबर होता है। तो इस केस में जब फोर्स मेरा म्यू M1 प्लस M2G से ज्यादा होगा तो बोथ ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। इस केस में दोनों के दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे और उनका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो M2 ब्लॉक पे आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और अगर इस पे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A2 इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो कि है म्यू M2G डिवाइडेड बाय इट्स मास, सो इट विल बी इक्वल टू म्यू जी के बराबर। तो M2 के लिए तो एक्सेलरेशन फिक्स हो गया म्यू जी के बराबर कि भाई ये तो इससे ही चल पाएगा। बट अगर हम देखें M1 के लिए तो M1 पे बच्चों F फोर्स लग रहा है राइट साइड में और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स तो बराबर है। इसका मतलब जो M1 ब्लॉक है उस पे नेट फोर्स क्या, कैपिटल F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है म्यू M2G, यही होने वाला है द नेट फोर्स ऑन M1, बताइए, बोलो भाई। M2 पे आप M1 पे आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक F और एक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो M1 पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस M2G। M2G ही क्यों, यस सर। क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू M2G के बराबर हो जाएगी। और अगर ये नेट फोर्स है तो इसके लिए एक्सेलरेशन आ जाएगा A1 इक्वल्स टू F माइनस म्यू M2G अपॉन M1 या M2, बोलिए। M1। M1, वेरी गुड, M1। तो ये हो गया हमारा वह केस जहां पे हम अप्लाइड फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लोअर ब्लॉक पे लगा रहे थे। तो दो केस पढ़े हमने, जब F की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू M1 M2 बाई जी हो, जब F की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी के बराबर हो। तो इस केस में दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, किस एक्सेलरेशन से करेंगे, F अपॉन M1 प्लस M2 से करेंगे। इस केस में दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे, क्या क्या एक्सेलरेशन होंगे, ये एक्सेलरेशन हो जाएंगे। A1 विल बी इक्वल्स टू F माइनस म्यू M2G अपॉन M1 और A2 इक्वल्स टू म्यू जी के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। ये केस 1 था मेरा, जब फोर्स मैंने लोअर ब्लॉक पे लगाया। अब केस 2, देखो दोनों को एक साथ लिखने का कारण यह है कि साथ के साथ हम कंपेयर करते चले। जब मैं फोर्स अपर ब्लॉक पे लगाता हूं तो फर्स्ट पार्ट, अगर फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, अब चेंज हो जाएगी बच्चों, अगर फोर्स की वैल्यू म्यू M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई M2G अपॉन M1 होती है तो क्या होगा बच्चों, अगर फोर्स की वैल्यू इस क्वांटिटी से कम होती है तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, यस और नो, बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ओके बच्चों। और अगर दोनों ब्लॉक मूव टुगेदर करें, एक साथ चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, बताइए। देखो ना लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, बताइए बच्चों, लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, सर इस F एक्सेलरेशन अपॉन से चले, M1 प्लस M2। F अपॉन M1 प्लस M2। देखो एक्सेलरेशन यही क्यों आया F अपॉन M1 प्लस M2, फ्रिक्शन का क्या रोल नहीं है यहाँ पे, देखो फ्रिक्शन का रोल इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है यहाँ पे,
इनका आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है, इंटरनल फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन फोर्स M1 और M2 के लिए इंटरनल फोर्स हैं, तो ये एक दूसरे मतलब ये नेट इफेक्ट इनका जीरो रहेगा। हम ये नहीं कहे फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे को काट देंगे, फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे को, एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती है, पर इंटरनल फोर्सेस का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए F इज इक्वल्स टू सॉरी एक्सलेशन विल बी इक्वल्स टू M1 प्लस M2। इट इज ओके बच्चों। चलिए, ये जो एक्सेलरेशन आया है, जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे उस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इन दैट केस विल बी म्यू M2g अपॉन M1। ओके बच्चों। चलिए, तो ये तो हो गया जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अगर हमें दोनों ब्लॉकों के बीच में स्लाइडिंग करानी है तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन should be greater than mu M1 plus M2 into M2g अपॉन M1 के ज्यादा होना चाहिए। फोर्स ऑफ जो अप्लाइड फोर्स है अगर वो इस वैल्यू से ज्यादा हुआ, देयर विल बी द स्लाइडिंग। और जो दोनों ब्लॉक होंगे, both blocks will move with different acceleration, moves with different acceleration। और वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेशंस कुछ इस तरीके से होने वाले हैं। देखिए फर्दर, मान लीजिए ये सरफेस हो गई, ये पहला ब्लॉक हो गया M1, और ये उसके ऊपर M2 हो गया। ये M1 और ये M2। अब बच्चों आपने फोर्स लगाया है इस वाले ब्लॉक पे, अगर आपने फोर्स M2 पे लगाया है तो M2 पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अब M2 पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा पीछे की तरफ। किस तरफ? इधर की डायरेक्शन में। M2 पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा पीछे की तरफ, और M1 पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा आगे की तरफ। M1 को कौन मूव करा रहा है? M1 को फ्रिक्शन फोर्स मूव करा रहा है, और M2 को मूव करा रहा है F माइनस ये फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ M1 के लिए बात कर लेते हैं। M1 को कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू वो की वही म्यू M2g के बराबर हो जाएगी। और अगर M1 ब्लॉक को यह फ्रिक्शन फोर्स म्यू M2g मूव करा रहा है तो ये इसे कितना एक्सेलरेशन दे देगा? ये इसे एक्सेलरेशन दे देगा A1 इक्वल्स टू F max अपॉन M1। सो इट विल बी म्यू M2g अपॉन M1। क्लियर है बच्चों बात? चलिए, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक M2? सबसे पहले अगर ब्लॉक M2 का एक्सेलरेशन निकालना है तो इस पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा नेट फोर्स ब्लॉक M2 के लिए? बताइए कोई भी बच्चा, क्या कोई भी बच्चा मुझे M1 पे नेट फोर्स बता सकता है इस केस में? कोई भी? सरबजीत आप बताइए बेटा। हाँ बताइए सर अभिषेक। नहीं पता? म्यू M2g म्यू इंटू जी। नहीं बेटा, नेट फोर्स देखो ना, M2 जो ब्लॉक है उस पे F लग रहा है आगे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में M2 पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, तो क्या इनकी वैल्यू F माइनस फ्रिक्शन फोर्स F के बराबर हो जाएगी, जो कि F माइनस म्यू M2g के बराबर हो जाएगी? बोलिए हाँ या ना। और अगर Yes, sir. ये नेट फोर्स है, इफ नेट फोर्स ऑन ब्लॉक M2 इज F माइनस म्यू M2g, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों? द एक्सेलरेशन विल बी A2 इज इक्वल्स टू F माइनस म्यू M2g अपॉन M2। यस और नो? Yes, sir. यस।
तो इस तरीके से ये दो केस कर लिए, जब मैंने फोर्स अपर ब्लॉक पे लगाया, और सेकंड केस जब मैंने फोर्स लोअर ब्लॉक पे अप्लाई किया है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ध्यान, हाँ बोलिए बेटा। ऊपर करूं, ये लीजिए। क्या कह रहे हो बेटा अभिषेक? यार आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है, आई थिंक आपने स्क्रॉल अप करके करने के लिए बोला है। नहीं सर, इसको मतलब सर सेकेंड पार्ट सर एक बार फिर बता दीजिए सर। सेकंड पार्ट एक बार फिर बता दीजिए। सेकंड केस का सेकंड पार्ट या सेकंड केस पूरा कंप्लीटली? ये ये वाला पार्ट है ना। चलिए यस सर। देखिए क्या हो रहा है। सेकंड केस में हमने जो फ्रिक्शन जो फोर्स लगाया है, अप्लाइड फोर्स, वो अपर ब्लॉक पे लगाया है। और अगर अपर ब्लॉक पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो यहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं। पहला केस जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, दूसरा केस दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करें। अगर मुझे दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव कराना है तो जो अप्लाइड फोर्स है इट शुड बी लेस देन म्यू m1 प्लस m2 g अपॉन m1 के बराबर होना चाहिए। ये बात क्लियर है बच्चों? अगर दोनों ब्लॉक को एक साथ कराना है तो फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू, और अगर फोर्स इसके लेस देन इक्वल है तो हमें जो एक्सेलरेशन मिल जाएगा वो F अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर हो जाएगा। बट अगर अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू से ज्यादा है तो दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। देखो किस किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों कि मैंने अगर एक्सटर्नल फोर्स m2 ब्लॉक पे लगाया है तो m1 के कंपैरिजन में या m1 के रिस्पेक्ट में m2 आगे की तरफ मूव करेगा। अगर m1 के रिस्पेक्ट में m2 आगे मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ। अगर आप m2 पे आ जाते हैं तो m2 के रिस्पेक्ट में देखो m2 मूव कर रहा है आगे की तरफ। अगर आप m2 पे आ जाओगे, m2 पे बैठ जाओगे तो आप खुद को रेस्ट पे मानोगे, और अगर आप खुद को रेस्ट पे मानोगे तो आपको लगेगा m1 तो पीछे की तरफ जा रहा है। m1 अगर पीछे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट वर्ड जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाओ भाई आगे की तरफ, तो m1 पे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा आगे की तरफ। बट अब m1 को जो मूव करा रहा है वो केवल और केवल m2 का दिया हुआ फ्रिक्शनल फोर्स मूव कराएगा, और इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन के बराबर या म्यू m2g के बराबर हो जाएगी। अगर m1 ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में म्यू m2g लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन कितना देगा, फोर्स अपॉन मास, सो म्यू m2g अपॉन m1 के बराबर m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं m2 ब्लॉक के लिए। बच्चों m2 ब्लॉक पे एक फोर्स F लगा आगे की तरफ और फ्रिक्शन फोर्स लगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें पता है म्यू m2g है, तो ब्लॉक m2 पे नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस म्यू m2g, और अगर ये नेट फोर्स है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन F माइनस म्यू m2g अपॉन m2 के बराबर हो जाएगा। ओके चलिए एग्जाम्पल देखिए बच्चों। मान लीजिए एक स्मूथ सरफेस है, ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक हमने रख दिए, एक ब्लॉक 4 kg का, और इस 4 kg के ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक 2 kg का एक दूसरे पे रख दिए। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है। 4 kg और 2 kg के ब्लॉक पे बीच में जो सरफेस है से यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.8 का। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए लोअर ब्लॉक को मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स F से मूव कराता हूं। F की वैल्यू फर्स्ट केस में 30 न्यूटन है और सेकंड केस में 60 न्यूटन है। तो बेटा मैडम यहाँ नहीं है,
बेटा मैं तो क्लास चला दी है। ठीक है बेटा, तो एक बार एफ की वैल्यू 30 न्यूटन है, एक बार एफ की वैल्यू 60 न्यूटन है। इन दोनों केसेस में मुझे दोनों ब्लॉक 2 kg ब्लॉक और 4 kg ब्लॉक का फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। चलिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों। फर्स्ट केस जब F इज इक्वल टू 30 था, अगर F इक्वल टू 30 न्यूटन है, चलिए F की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर हम बात करें F की वैल्यू की, तो इट शुड बी इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 जी के बराबर होनी चाहिए थी बच्चों। याद हो तो जब लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाते थे तो एफ की वैल्यू का रेफरेंस लेते थे हम म्यू m1 प्लस m2 जी के बराबर। बच्चों क्या वैल्यू हो जाएगी? म्यू की वैल्यू है 0.8, m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 4, मल्टीप्लाइड बाय 10, इट इज 0.8 इंटू 60 एंड इट इज 48 न्यूटन। बच्चों जो म्यू m1 प्लस m2 जी की वैल्यू आई है वो आई है 48 न्यूटन। क्या जो हमने अप्लाइड लगा रखा है फोर्स, क्या वो 48 न्यूटन से कम है बच्चों? बोलिए। यस जो सर। हमारा अप्लाइड सर फोर्स है जो कि 30 न्यूटन का है, इट इज लेस देन 48 न्यूटन। और अगर अप्लाइड फोर्स आपका म्यू m1 प्लस m2 जी से छोटा होता है तो इस केस में क्या होगा? क्या दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे, हाँ या ना? यस क्या सर। दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे? यस, दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे। और अगर दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों? बोथ द ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन है? बताइए। देखिए केस ऊपर, एफ अपॉन m1 प्लस m2। सर तो 5। एफ की 30 सर 5 डिवाइड 5, वेरी गुड बेटा, 2 प्लस 4, so it is 30 upon 6 and it will be 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में जब अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन का था तो दोनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए सेकेंड केस, जब एक्सटर्नल फोर्स कितने न्यूटन का हो? 60 न्यूटन का हो। जब अप्लाइड फोर्स F applied इज ग्रेटर देन 48 न्यूटन है, इसका मतलब बोथ ब्लॉक विल मूव विद डिफरेंट एक्सीलरेशन। बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन किस तरीके से आएंगे बच्चों? देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, वापस से इनके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये 4 kg का ब्लॉक, और ये इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक। ये 4 kg, 2 kg, 4 kg के ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का। बच्चों 4 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? बताइए। लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा इधर की तरफ, और 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा राइटवर्ड। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू m2 जी के बराबर हो जाती है। म्यू m इंटू 2 इंटू जी के बराबर हो जाएगी। म्यू की वैल्यू है 0.8। म्यू की वैल्यू 0.8 ही दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में। यस, म्यू इज Yes, sir. 0.8 into 2 into 10, so it will be equals to 20 into 0.8, 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा बच्चों? 16 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, बोलिए। Yes, यस। sir. यस अब सर। दो केजी के ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है? 2 kg के ब्लॉक को केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स मूव करा रहा है। और 2 kg के ब्लॉक को अगर फ्रिक्शन फोर्स मूव करा रहा है
तो क्या वैल्यू हो जाएगी, इट्स एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 2 kg के ब्लॉक के लिए ये A2 हो जाएगा एंड A2 इज इक्वल्स टू 16/2 and it will be equals to 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। चलिए A1 की वैल्यू निकालिए बच्चों, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, बताइए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक। अब आपको दिख रहा होगा 4 kg ब्लॉक पे एक 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ और 16 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो इसका नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स निकाल के इसका एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, बताइए। So 11 meter per second square. 11 मीटर पर सेकेंड Yes, स्क्वायर, sir. 11 वेरी meter गुड, per second. yes. So for 4 kg block the net force is, for 4 kg block F net is equals to 60 minus 16, it is 44 न्यूटन। और अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ये नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक A1 विल बी इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। हालांकि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है ये, AITS वगैरह में आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा फ्रिक्शन वाला पार्ट बच्चों। यहाँ से लगभग सारी की सारी चीजें हमारी इस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन के लिए क्लियर हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जो भी हमारे बोर्ड या नीट के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, सबकी सब कंप्लीट हो चुकी है। इन केस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगे, आपको आउट ऑफ कंसेप्ट लगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। नेक्स्ट टर्न पे कल हम नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि इसके क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए। जब भी दिक्कत हो, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप मुझे पोस्ट कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसे सोल्व कर दूंगा। या फिर हम सैटरडे को डाउट क्लास भी अरेंज करेंगे, 1 से 2 घंटे की डाउट क्लास रखेंगे, जहां पे आपकी जो भी क्वेरी होगी लॉज ऑफ मोशन की वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन सोल्व करने का क्या पैटर्न रहेगा, सबसे पहले आप जाइए थ्योरी रीड कीजिए, थ्योरी पढ़ के उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। उनको नोट डाउन करके फिर पहले आप लेवल 1 के सेक्शन है और सेक्शन बी को कंप्लीट करें, ठीक है। लेवल 1 का सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद लेवल 2 पे आप जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रोसेस को कीजिए और क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आज है वेडनेसडे, आई थिंक सैटरडे तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो सैटरडे तक आपको ये कंप्लीट करना है बच्चों। फिर मैं आपको डाउट्स दे दूंगा उसके जो भी होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।